डियर फिजिक्स लविंग फ्रेंड्स, मैं रितेश सिंह ज्विटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्विटर टेस्ट सीरीज 12 के फिजिक्स पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज Q is placed at the center of a line joining two equal charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to। अब देखो इसमें आपके पास दो कैपिटल Q चार्ज हैं, एक मान लो चार्ज ये है और एक दूसरा चार्ज आपका ये है, कैपिटल Q चार्ज ये और ये। मान लो इनके बीच का जो सेपरेशन है, हम एज्यूम कर लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन 2r है। कहा जा रहा है कि इसके सेंटर पर एक स्मॉल q चार्ज, मान लो हमने यहां पर एक स्मॉल q चार्ज एज्यूम कर लिया। अब ये बोला जा रहा है कि इस तरह के अरेंजमेंट में पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। मतलब इस कैपिटल Q चार्ज पर देखा जाए तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, स्मॉल Q चार्ज पे देखा जाए तो लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, और इस वाले कैपिटल Q चार्ज पे देखा जाए तो लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। तभी ये तीनों का तीनों चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में आप स्मॉल q की वैल्यू बताइए। तो आप इसको ऐसे समझो, मान लो एक इस वाले चार्ज के ऊपर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाए, ये वाला कैपिटल Q चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। मान लो इस फोर्स को हमने बोल दिया कि ये फोर्स F1 इस डायरेक्शन में। स्मॉल q चार्ज ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। मान लो इसके फोर्स की वैल्यू को हमने बोल दिया ऐसे F2। अब इन दोनों फोर्सेज का जो सम अगर जीरो के बराबर हो जाए तो उस केस में ये चार्ज आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो बस इस कंडीशन को आपको रख देना है। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देख लो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट के ले लिया, Q स्क्वायर अपॉन 2r है तो 2r का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर, प्लस F2 क्या है K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 0। K आपका हट गया, कैपिटल Q भी यहां से गायब हो गया। अब इस केस में केवल बचेगा क्या, r स्क्वायर को भी अगर हम गायब कर दें तो क्या बचेगा, ऊपर कैपिटल Q अपॉन 4 प्लस स्मॉल q इक्वल टू 0। तो स्मॉल q इक्वल टू माइनस q/4 और आपका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, -q/4 सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ E इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका है, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ Q। भाई आप देखो कि उस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक कैपिटल Q चार्ज था उस पूरे सिस्टम में और एक स्मॉल q चार्ज प्रेजेंट था। स्मॉल q चार्ज आपका निगेटिव आया था। अच्छा, स्मॉल q चार्ज की निगेटिव वैल्यू है तो इसका मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो मान लो कि अगर ये वाली वैल्यू आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E हो गई तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अभी आपने देखा था कि स्मॉल q इक्वल टू क्या था, मैग्नीट्यूड में q/4 था, माइनस में आ रहा था ये। तो चूंकि अब हमारा ये जो q है ये निगेटिव में है ही, तो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ अगर हम बैलेंस कर दें ऐसे तो q/4, तो यहां से क्या मिल जाएगा, q इक्वल टू 4e। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अब क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स which are then kept some distance apart. The force between them will be maximum if the two parts are। अब सपोज करो कि आपके पास टोटल चार्ज Q है और वो आपको दो पार्ट्स में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इस टोटल कैपिटल Q चार्ज में से
हमने इस वाले चार्ज को यहां पर Q चार्ज इसके पास रख दिया और यहां पर हमने कैपिटल Q में से बचा हुआ चार्ज इसको दे दिया। टोटल चार्ज Q था, Q को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। मान लो कि इसने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया और इसने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, ये F और ये F इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन इसके बीच का जो सेपरेशन, सपोज कर लो कि अगर इसके बीच का सेपरेशन r है तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। ठीक है, अब इस फोर्स को मैक्सिमम होना है, दिस फोर्स टू बी मैक्सिमम, इस फोर्स को मैक्सिमम होना है। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? इस फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, और यहां पर वेरिएबल क्या है बेटा? चार्ज आपका वेरिएबल है। तो df dq शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा? आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, k अपॉन r स्क्वायर तो बाहर हो गया, और केवल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या जाएगा? q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज तो आपकी 0 हो गई, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पर स्मॉल q का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और कैपिटल Q कांस्टेंट है तो q माइनस 2q इक्वल टू 0। तो यहां से q इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल Q बाई 2। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोनों पार्टिकल्स पर इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो उस केस में उनके बीच में लगने वाला फोर्स अपनी कहां पर होगा? मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? Q बाई 2 ईच। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन, a solid sphere of radius capital R is charged uniformly. At what distance from its surface is the electrostatic potential half the of the potential at the center? अच्छा, अगर एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ऐसे एक सॉलिड आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, तो अंदर से लेके बाहर तक उसके में पूरा का पूरा चार्ज भरा पड़ा है। तो इसके सेंटर पर अगर टोटल चार्ज मान लो Q है और ये पूरा अंदर से बाहर तक इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो इसके सेंटर पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? V सेंटर इक्वल टू 3/2 के Q बाई R, और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। 3/2 के Q बाई R। ठीक, इसके सेंटर का जो पोटेंशियल होता है ये। अब इसके सरफेस का पोटेंशियल अगर देखा जाए, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर दो बातें बोली गई है, एक्चुअल बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि इट्स सरफेस इज, हाँ, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस। तो भाई अगर ये इस स्फीयर का सरफेस है तो इस सरफेस से हम अंदर भी आ सकते हैं और इस सरफेस के बाहर भी जा सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस पूछी जा सकती है। लेकिन अब आप थोड़ा सा इस बात को देखो कि सेंटर का आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो ये है। अच्छा, अगर सरफेस का पोटेंशियल की हम बात करें इसके, तो ये क्या होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर। अब इसका मतलब है कि सरफेस पर पोटेंशियल सेंटर के पोटेंशियल से कम हुआ, और ये 3/2 के क्यू बाई आर है और ये के क्यू बाई आर है। इसका मतलब है, और आपको कौन से डिस्टेंस की बात की जा रही है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। इसका सेंटर के पोटेंशियल का हाफ होना है। इसका मतलब जो इसका हाफ पोटेंशियल होगा वो तो इससे भी क्या होगा? छोटा होगा। अब आप सोचो कि सेंटर पर पोटेंशियल इतना है, सरफेस पे छोटा होके इतना आया है, अब इससे भी छोटा होना है। इसका मतलब के 3/4 के क्यू बाई आर वो एक्चुअल में के क्यू बाई आर से भी छोटा है। इसका मतलब वो सरफेस के अब बाहर ही जाना पड़ेगा, इस सरफेस के अंदर वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो पोटेंशियल आपके सेंटर के पोटेंशियल का हाफ दे। तो हमने मान लिया कि इसके सेंटर से हम आर, ये आर डिस्टेंस इधर गए
और एक पॉइंट ले लिया P जहां का पोटेंशियल इसके सेंटर के पोटेंशियल का हाफ है, ठीक है। तो हम Vp क्या लिखेंगे, Vp P पॉइंट, हमने वो एज्यूम कर लिया कि वो P पॉइंट है, तो Vp क्या लिखेंगे, K Q अपॉन, और इसका रेडियस कितना है भाई, ये इसका रेडियस R है और इसके सरफेस से हम R गए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आपका Vp है। और ये पोटेंशियल किसके बराबर होना है, सेंटर के पोटेंशियल का हाफ, इसका मतलब ये बराबर होना है 3/4 K Q बाई R के। अब हम इसको सॉल्व कर लें, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, अब इसको हम, हाँ 3 अपना रहेगा, Q कैंसिल होगा, 3 कैंसिल नहीं होगा बेटा, हाँ। K से आपका ये K कैंसिल, इस Q से ये Q कैंसिल, यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास, केवल और केवल कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू आ जाएगा 4R बाई 3। तो अब यहां से आपका स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4R/3 माइनस r, तो ये क्या हो जाएगा 4R/3 माइनस r करेंगे तो ये आ जाएगा R/3। इसका मतलब सेंटर से आप R/3 डिस्टेंस उस स्फीयर के बाहर चले जाओ, तब आपको वहां पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेंटर के पोटेंशियल का हाफ मिलेगा। चलो पांचवा क्वेश्चन, इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड प्रोपोर्शनल टू एक्स, आई, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के ऊपर प्रोपोर्शनल है और उसकी वैल्यू बताई गई है E इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप, आपको ये बात बताई गई है, ठीक है। तो अब आपके पास एक ऐसी चीज क्या, कंसीडर एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज ए, तो पहले हम एक क्यूबिकल वॉल्यूम इमेजिन कर लें, ये आपके पास एक क्यूबिकल सिलेंडर ऐसे एज्यूम कर लिया, इस तरह से, ठीक। और ये मान लो इसका ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लो और इसको आप जेड एक्सिस मान लो, एक्स ये आप वाई और इसको जेड मान लो। अब सबका एस की बात दी गई है, सब कुछ दिया गया। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन का मतलब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस तरह से है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और वो इस सरफेस को, ये वाला सरफेस जो है जिसको हम इस तरह से बना रहे हैं बेटा, ये इसी सरफेस को क्या करेगी, केवल पेनिट्रेट करेगी, और इस वाले सरफेस को ये पेनिट्रेट करेगी और किसी सरफेस को ये पेनिट्रेट नहीं करेगी, मतलब ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के चेंज होने पर चेंज भी हो रहा है, तो भाई अगर ये पॉइंट 0,0,0 होगा तो ये पॉइंट एक्स में कितना होगा, A,0,0, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पर, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, 0 होगा। यहां पर आपका जो E होगा ये तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसमें x इक्वल टू 0, और इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका जो E होगा वो क्या है, E नॉट एक्स आई, तो E नॉट और x की जगह पर A आई कैप, और इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। तो भाई आपका टोटल फ्लक्स पास कितना करेगा, ई डी ए, ई डॉट डी एस, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ई और डेल्टा एस, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई भैया, ई नॉट ए, और डी एस डेल्टा एस आपका कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब, सेकेंड ऑप्शन।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड टी इज सस्पेंडेड अबव अ लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल शीट विथ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। इफ अ बॉब इज गिवन सम नेगेटिव चार्ज, इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L length of the string and G acceleration due to gravity। अब आप समझो कि यहां पर क्या किया गया है, एक हमने लार्ज कंडक्टिंग सीट ऐसे यहां पर बिछा दी है और इस पर पूरा का पूरा हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ऐसे इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया इसको, और हमने क्या किया, एक सीलिंग से ऐसे एक सरफेस से हमने एक सिंपल पेंडुलम इस तरह से लटका दिया। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम को हमने निगेटिव चार्ज दे दिया। अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं भी बोला होता कि इफ द बॉब इज गिवन सम नेगेटिव चार्ज, तब भी इसका आंसर वही आता। अब क्यों, क्योंकि अगर कोई चार्ज नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता, इसके इस सरफेस पर अपने आप निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देता। ठीक है, अब इस चार्ज, अब चूंकि बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि निगेटिव चार्ज हम लोगों ने दिया है, तो निगेटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज नीचे है, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और आ जाएगा, हमारे जी की वैल्यू में चेंज कर देगा। जी की इफेक्टिव वैल्यू, एक्चुअल में जी तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये ग्रेविटी का एक अट्रैक्शन है, लेकिन इस चार्जेस की वजह से एक और अट्रैक्शन नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये अपनी पोजीशन से इधर शिफ्ट होता है तो इस पर एक ग्रेविटी का फोर्स तो लगेगा ही, ये टॉर्क देगा, और साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा जो इस पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस जिसकी वजह से जो इफेक्टिव जी की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि इस पर जो नेट जो अट्रैक्शन है इस बॉब का वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पर एक चीज और आ जाएगी जिससे अपॉन वाली जो चीज है ना, ये पूरी वैल्यू, ये समथिंग चीज जो अपॉन में है, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। Two identical point charges are placed at the separation of L. P is a point on the line joining the charges at a distance x from any one charge. The field at P is E. E is plotted against x for the values of x from close to 0 to slightly less than L. Which of the following best represents the following curve? अब आप देखो इसमें क्या है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ऐसे हमने बना दिया, एक चार्ज यहां पर मान लो, और चार्जेस कैसे बनाए गए हैं, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, हमने दो आइडेंटिकल चार्ज ऐसे बना दिया। ठीक, अब इनके बीच के सेपरेशन को बोला जा रहा है कि आप एल लो, हमने इसके बीच के सेपरेशन को ऐसे बोल दिया कि ये सेपरेशन एल है। तो मिडिल पॉइंट पर सबसे पहले आप बताओ, इन दोनों की एकदम बीचों बीच की बात की जाए तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहां पर तो ई की वैल्यू जीरो ही होनी है मिडिल पे। पहली चीज तो ये हो गई, ई की वैल्यू मिडिल पे जीरो ही होनी है। ठीक, और चारों ग्राफ में ई की वैल्यू मिडिल पर जीरो दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इसका और इसकी मैकेनिक्स देखो कि क्या है। ये एक लाइन बना दो, हम एक ऐसे लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब देखो कि अगर मान लो कि ये कोई पॉइंट P है जो यहां से x डिस्टेंस पे है, बताया जा रहा है कि वो पॉइंट P है, वो क्या है, x डिस्टेंस पे है। अब x की वैल्यू को वेरी कराना है कहां से कहां तक, 0 टू L तक। इसका मतलब P पॉइंट इस पॉइंट के नजदीक से लेके इस पॉइंट के नजदीक तक, इस चार्ज के नजदीक तक वेरी कराना है। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज का, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई जब यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाएगी, लेकिन जब ये डिस्टेंस एकदम छोटा सा होगा तो उस केस में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो, और ये वैल्यू किसको टेंड करेगी,
इनफाइनाइट को, इसका मतलब ये जब ये पॉइंट P इस Q के नजदीक होगा तो उस केस में ये इनफाइनाइट पर होगा। जब ये P पॉइंट मिडिल पर होगा तो ये आपका जीरो होगा। इसका मतलब ये ग्राफ तो ऐसे चलेगा। ठीक, अब इसके बाद जब हम यहां पे ले आएंगे तो उस केस में बेटा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और इस वाले चार्ज की वजह से भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हाँ, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब देखो पहले इस चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी, बाहर की तरफ थी, और इस वाले चार्ज की वजह से लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम थी, लेकिन ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा था। तो इस वाले डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया और इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव ले लिया, तो आप देखो कि जब इस पॉइंट के नजदीक है, ये वाले चार्ज के नजदीक है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जब पी पॉइंट ए के नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इनफाइनाइट पॉजिटिव में होगी, और जब ये पॉइंट बी के नजदीक होगा तो वो वैल्यू इनफाइनाइट होगी लेकिन निगेटिव में, तो ग्राफ आपका इस तरीके से ट्रेंड करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब a spherical equipotential surface is not possible for a point charge. पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल होता है। फॉर अ डाइपोल, अब देखो डाइपोल में क्या होते हैं, दो चार्जेस, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, जिसकी वजह से कभी भी आपको स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो किसमें पॉसिबल नहीं है, तो आपका डाइपोल में नहीं है। आगे भी बोल देख लो, इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेप का है, तो चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो या फिर आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, नहीं, अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होगा तो उस केस में पॉसिबिलिटी है, मतलब आपको स्फेरिकल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो उसके अंदर के पॉइंट पर देखो या बाहर के पॉइंट पर देखो तो उसमें हमेशा इस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल मिलेगा। तो इसमें भी मिलेगा इनसाइड अ स्फेरिकल, इस कैपेसिटर इसमें भी मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा, फॉर अ डाइपोल, डाइपोल में नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। An electric dipole of moment P is placed in a uniform electric field E with P parallel to E। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में एक आपका डाइपोल रखा गया, तो डाइपोल ऐसे होता है, निगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज ये डाइपोल है ये। और इस डाइपोल के पी की डायरेक्शन भी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में रखे हैं। इफ इट इज देन रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, द वर्क डन। अब यहां पर जब भी इस तरह की बात करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो रोटेशन हो रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, जब विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी की बात होती है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच का एंगल जीरो है। तो अगर हम बात करें कि यू जीरो डिग्री के एंगल पे जब है तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का थीटा का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एंगल थीटा पर क्या होता है, माइनस पी डॉट ई। तो यहां से अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो माइनस पीई, और यू थीटा पे देखें तो माइनस पीई कॉस थीटा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बात आप याद रखना, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में अगर हमने बेटा यहां पर पीई कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा और प्लस 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, a conducting sphere of radius r and carrying a charge capital Q is joined
to an uncharged conducting sphere of radius 2r, the charge flowing between them will be। अब देखो एक r रेडियस का आपके पास कंडक्टर है, एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है r है, और एक दूसरा आपके पास स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 2r है, और इनको हमने क्या कर दिया एक वायर से कनेक्ट कर दिया। मान लो कि इसके पास शुरुआत में चार्ज था Q और इसके पास चार्ज था 0 कूलम, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन कनेक्ट करने के बाद कुछ चार्ज इधर से इधर फ्लो हो गया। फ्लो होने के बाद इसके पास चार्ज बचा Q और इसके पास कितना चला गया तब Q माइनस Q, कैपिटल Q चार्ज पहले था तो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो इसके पास बच गया चार्ज Q और इसके पास चला गया चार्ज Q माइनस कैपिटल Q। तो कैपिटल Q माइनस Q, हमको यही चीज पूछा जा रहा है, द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम विल बी। हमें कैपिटल Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमको स्मॉल q पता कर लेना चाहिए तो काम हो जाएगा। अब क्या कंडीशन है, जब कंडक्टर को हम किसी भी दो स्फेरिकल कंडक्टर को या किसी भी कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा V और इसका भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो दोनों के पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लें, V इक्वल टू, इस वाले की बात करें तो अब इसके पास चार्ज है Q, फॉर्मूला आपका होता है KQ बाई R, और उसका आपके पास चार्ज क्या है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन R की जगह पर क्या हो जाएगा 2R। तो अब Q से Q कैंसिल, इस R से R कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई 2 इक्वल टू Q। तो यहां से कैपिटल Q माइनस क्या हो जाएगा स्मॉल q इक्वल टू 2Q। तो अब आप देखो हाँ, तो स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 3 आ जाएगा। अब बेटा अगर कैपिटल Q बाई 3 है, इसका मतलब इस पर चार्ज पहले Q था, अब क्या बच गया कैपिटल Q बाई 3, तो इधर कितना चार्ज गया होगा 2 कैपिटल Q बाई 3 चार्ज इधर फ्लो हो गया, तो 2Q बाई 3 चार्ज इधर से छोटे वाले स्फीयर से बड़े वाले स्फीयर में फ्लो हो गया, 2Q बाई 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, in an isolated parallel plate capacitor of capacitance C, the four surfaces have the charges Q1, Q2, Q3 and Q4 as shown in the figure. The potential difference between the plates is, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा इस बात को समझो कि इसके किसी भी कैपेसिटर में आपके जो इनर फेस का चार्ज होता है वो सेम होता है मैग्नीट्यूड में, और साइन में एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो यहां पर चार्ज इस वाले इनर फेस का चार्ज Q2 है और इस वाले इनर फेस का चार्ज Q3 है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही बोल देंगे कि आपका जो Q3 है वो कुछ और नहीं है माइनस Q2 है, क्योंकि फेस पे चार्जेस सेम होंगे, इनर फेस के चार्ज हमेशा सेम होंगे कैपेसिटर में। तो Q3 इक्वल टू माइनस Q2। अब आपको ये बात भी पता होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इनर सरफेस के चार्जेस के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं V इक्वल टू इनर चार्ज कितना है आपका Q2, तो V इक्वल टू Q2 बाई C, ये आपका तो फॉर्मूला बनना चाहिए Q2 बाई C, लेकिन इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं दिया है, तो थोड़ा सा हमको अब रीजनिंग या लॉजिक लगाना है। तो हम क्या करें, पहले ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2Q2 अपॉन 2C कर दें, और इसको बेटा हम फिर से क्या कर दें V इक्वल टू Q2 प्लस Q2 अपॉन 2C कर दें, और क्या कर दें, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं V इक्वल टू Q2 माइनस माइनस Q2 अपॉन 2C भी लिख सकते हैं इसे हम। अब बस इस Q2 माइनस माइनस Q2, अभी मैंने बोला कि माइनस Q2 कुछ और नहीं Q3 है, तो माइनस Q2 की जगह पर इस माइनस Q2 की जगह पर Q3 कर दें,
तो Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2C, और आप आंसर देख लो, आपका आंसर अब मिल गया, आंसर नंबर 3। A point charge Q is moved along a circular path around another fixed point charge। एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज के अराउंड एक चार्ज कैपिटल Q को मूव कराया जा रहा है सर्कल पे ऐसे। ये आपका एक सर्कल पे ये चार्ज मूव कर रहा है, इसका सेंटर मान लो ये है। अब पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, यहां पर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है जिसको मूव कराया जा रहा है, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अनदर फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। द वर्क डन इज जीरो। अब इसमें बोला जा रहा है कि वर्क डन जीरो है, ठीक है। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन चार्जेस सर्कुलर पाथ पर अगर पार्टिकल चल रहा है तो हमेशा वर्क डन तो उसका जीरो होता है, चाहे किसी भी कंडीशन में चले सर्कुलर पाथ पर अगर पार्टिकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा, अगर हम बात करें ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा इस पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी आपकी हमेशा परपेंडिकुलर है, तो इस पर वर्क डन जीरो होगा। तो अब ये बोला जा रहा है कि द वर्क डन इज जीरो। अब ये वर्क डन जीरो है, अब उसकी कंडीशन बताई जा रही है कि ओनली इफ Q रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, अगर Q यहां से घूम के वापस यहां पे आ जाए तो वर्क डन तो जीरो होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि ओनली इफ Q रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं, अगर Q बेटा यहां से यहां भी चला जा रहा है तब भी उसका वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट उसके फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हाँ, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से जाके और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो वर्क डन जीरो होगा। ओनली इफ को हटा के अगर बात किया जाए तो Q रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, अगर Q अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो वर्क डन जीरो होगा। Q अगर इस सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहीं भी जाएगा तब भी वर्क डन जीरो होगा। दूसरी चीज बोली गई है कि ओनली इफ द टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड। अगर दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तभी आपका वर्क डन जीरो होगा। नहीं, अगर चार्जेस अलग अलग मैग्नीट्यूड के भी होंगे तब भी आपका वर्क डन जीरो। लेकिन हाँ, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तब भी वर्क डन तो जीरो होगा। तो ये केस आपका ठीक है, लेकिन ओनली इफ वर्ड जो है ये केवल और केवल इस स्टेटमेंट्स को केवल ये कह दे रहा है कि नहीं, स्पेसिफिक इसी चीज के लिए है, ठीक है। तो ओनली अगर न लिखा होता तो ये भी हम सही होता, ये भी सही होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको हम ले सकते थे। तीसरा क्या है कि ओनली इफ द टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। अच्छा, अगर अपोजिट साइन के होंगे तो फोर्स उस केस में तब भी आपका वो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में, और इस पार्टिकल का मूवमेंट हमेशा सर्कुलर होता, तब भी ये चीज होती। ओनली इफ वर्ड से बस केवल ये ओनली इफ वर्ड लग जाने से आपको बस केवल ये समझ में आ रहा है कि केवल इस कंडीशन में जो ओनली इफ के बाद जो केसेस लिखे हैं आपको ये बता रहा है कि केवल इस कंडीशन में जीरो होगा, ठीक है। आगे क्या है इसका मतलब? पहला ऑप्शन आपको एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी आपको एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, क्योंकि ओनली इफ नहीं लगा होता तो पहला ऑप्शन भी सही होता, ओनली इफ नहीं लगा होता दूसरा ऑप्शन भी सही होता, ओनली इफ न लगा होता तो तीसरा ऑप्शन भी सही होता। लेकिन ऑल इन ऑल केसेस, ये इस चौथे में ये नहीं बोला गया है ऑल ऑफ द एबव, बोला गया है इन ऑल केसेस। केस आपका तो केवल बेटा ये है ना, केस तो आपके केवल ये है ना, ओनली इफ तो केस के पहले लगाया गया। केस आपका क्या है? Q रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अगर Q स्टार्टिंग पॉइंट पर, पहला केस, केस नंबर 1 जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं वो केस नंबर 1 है कि Q रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट। अगर Q अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है तो उस केस में वर्क डन जीरो होगा। ओनली इफ इज द आपकी कंडीशन है, लेकिन केस क्या है? Q रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो इसमें केस क्या है? द टू चार्जेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड। अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तब भी वर्क डन जीरो होगा। अपोजिट के होते मतलब अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते तब भी वर्क डन जीरो होता। तीसरा केस क्या है कि द टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। अगर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के हैं तब भी ये होता। तो केसेस तो केवल ये है ना, ओनली इफ तो इसकी कंडीशन की बात कर रहा है, ओनली इफ इज द कंडीशन। तो हमारे केसेस क्या है? केसेस तो तीनों सही हैं,
लेकिन ओनली इफ एक स्टेटमेंट लग जाने से वो तीनों की तीनों चीजें एप्रोप्रिएट नहीं हो रही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑल केसेस। ये बात ध्यान रखना, इस वर्ड को थोड़ा सा ऐसा घुमाया गया है कि इन ऑल केसेस, इन ऑल कंडीशंस नहीं बोला गया है कि ऊपर की तीनों कंडीशंस में, ठीक है। केवल और केवल यही कंडीशन नहीं होगी, आपको अगर पार्टिकल एक पॉइंट से चला और वापस वहीं पर सर्कुलर पाथ पे आएगा तभी वर्क डन जीरो नहीं होता है। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यहां से यहां भी पहुंचा ना, तो यहां से यहां भी जाने का वर्क डन जीरो है, यहां से यहां भी जाने का वर्क डन जीरो है। लेकिन हाँ, अगर ये घूम के इस पॉइंट से घूम के अगर यहां आ जाएगा तब भी वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ओनली इफ क्यू रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं, इफ क्यू रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया तो वर्क डन जीरो है। सर्कुलर पाथ पर क्यू कहीं पर भी चलेगा, सर्कुलर पाथ पर ही चलता रहेगा, तो वर्क डन आपका किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन आपका हमेशा जीरो होगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, in a regular polygon of n side, each corner is at a distance r from the center. The identical charges of magnitude q are placed at n minus 1 corners. The n minus 1 corners. n minus 1 corners. The field at the center is filled at the center. अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन के साथ न रखें, हम बस केवल एक स्क्वायर की बात कर लेते हैं, एक स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं ऐसे। यहीं से आपको समझा देते हैं इस बात को। एक स्क्वायर पर इसके सेंटर से ये चारों के चारों वर्टिसेज इसके क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है 4 साइड का, ठीक। अब बोला जा रहा है कि 3 साइड पर इस पर चार्ज है, यहां पर भी इस पे चार्ज है Q, यहां पर भी इस पे चार्ज है Q, और यहां पर भी इस पे चार्ज है Q। ये वाले पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं बोला जा रहा है। तो अब क्या बोला है, इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स ईच कॉर्नर इज एट अ डिस्टेंस r from the center. The identical charges of magnitude q are placed at n minus 1 corner. The field at the center. इन सारे के सारे चार्जेस की वजह से आपको फील्ड बताना है सेंटर पे। भैया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो, इन तीनों के तीनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड होगा इसके सेंटर पे वो किस डायरेक्शन में होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, और कितना होगा ये पूछा जा रहा है। आपको ये बात पता है कि अगर इस तरह का सिमेट्रिकल सिस्टम है, अगर बेटा यहां पर भी अगर एक चार्ज होता Q, तो इस सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती, जीरो होती। लेकिन अगर इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अभी इनके वजह से नहीं होगी तो कितनी होगी, अगर ये Q चार्ज जितना फील्ड, भाई ये तो अकेले ही तो बैलेंस करेगा ना, अगर तीनों के तीनों अगर जो फील्ड बनाएंगे उस फील्ड को ये वाला Q चार्ज बैलेंस कर रहा है। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। कितने मैग्नीट्यूड की होगी, जितना इसके अकॉर्डिंग होगा, जितना इसने मैग्नीट्यूड दिया होगा इस पर, उतना ही उन तीनों ने मिलकर दिया होगा। तो भाई हम तीनों का क्या निकालें, हम केवल और केवल एक का निकाल दें, इसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पता कर लें। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इतने अमाउंट का मैग्नीट्यूड, इतना अमाउंट वो तीनों के तीनों मिलके इस डायरेक्शन में देंगे, और ये वाला चार्ज अगर रख दिया जाए तो इसको बैलेंस कर देगा, क्योंकि हमको पता है कि एक रेगुलर पॉलीगन के हर कॉर्नर, हर वर्टिसेस पे अगर चार्जेस इक्वल रखे गए हैं तो सेंटर पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अगर तीन ही रखे गए, चार में से एक हटा दिया गया, तो तीनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चौथे वाले से कंपनसेट होगी, तभी तो जीरो होगा वो। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Question number 14. In a circuit shown, the equivalent capacitance between the points A and B is. अब देखो बेटा, ये आप एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसको हम थोड़ा सा आपको डायग्राम बना देते हैं इसमें। ये मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, इसको हमने बोल दिया कि ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट हमारा D है। ABCD हमने बना दिया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम यहां भी बना लेते हैं ऐसे, A, ये B
और ये पॉइंट हमने मान लिया कि सी, और ये पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया ऐसे डी। ये ए है, ये बी। ए बी के एसी के बीच में, पहले देखो एसी के बीच में कितना लगा है, 2 माइक्रोफैरड। सबके बीच में लगे हैं, पहले बना लेते हैं ऐसे हम कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स आपके इस तरह से लगे हुए हैं। और सीडी के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में बताइए, तो पहले एसी के बीच में देख लिया जाए। एसी के बीच में कितना लगा है, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। सीबी के बीच में, सी और बी के बीच में देखो इधर से 4 माइक्रोफैरड। अब देखो यहां पर ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में ऊपर से देखो 3 माइक्रोफैरड। ये आपका क्या है, 3 माइक्रोफैरड। बी और डी के बीच में 6 माइक्रोफैरड, और सी और डी के बीच में 5 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। अब आप थोड़ा सा देख लो इस चीज को कि अगर हम इनको देखें, 2 माइक्रोफैरड, 2 और 4 का जो रेशियो है वो 3 और 6 के बराबर है। इसका मतलब कि इस वाले में कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। जब कोई चार्ज नहीं जाएगा तो हम इस वाले कैपेसिटर को यहां से डिस्कनेक्ट कर दें, इसका कोई काम नहीं। जब इसमें चार्ज ही नहीं जाएगा तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब आप इसको देखोगे तो उस केस में क्या आएगा, ये दोनों कैपेसिटर्स आपके किस में आ गए, सीरीज में, और ये दोनों कैपेसिटर्स किस में आ गए, सीरीज में। पहले सीरीज में है तो उनका हम सम इस तरह से कर लेंगे, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा इसका, 2 इंटू 4 8/6, और ये कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। और ये कितने हैं आपके 3 और 6 अगर पैरेलल सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 3 18 बटे 3 बटे 9, तो 2 माइक्रोफैरड। अब बेटा ये पूरा का पूरा सिस्टम और ये सिस्टम आपस में पैरेलल में है, तो आर, ये आर कह रहे हैं, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट 4/3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 6 और 4 10, 10 बटे में 3 माइक्रोफैरड आपका कैपेसिटर। आंसर कितना आ जाएगा, नंबर 1। और रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ड्यू टू, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, चेंज इन द कैरियर डेंसिटी, नहीं, डेंसिटी कैरियर चार्ज डेंसिटी की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता है, पहला गलत है ये। द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, बहुत ही छोटा सा चेंज आएगा। अगर कंडक्टर के डायमेंशन की बात करें तो उस डायमेंशन को हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में जब टेम्परेचर वाली बात और रेजिस्टेंस से रिलेटेड बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि थर्मली एक्सपेंशन को निग्लेक्ट करके बात करते हैं। तो चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन उसको हम निग्लेक्ट करके रखते हैं इन सभी के क्वेश्चंस में। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस में जब भी हम टेम्परेचर से रिलेट करते हैं किसी रेजिस्टेंस को, तो उस केस में हम रेजिस्टेंस के उस वायर के डायमेंशन में चेंज को निग्लेक्ट करके काम करते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन अमंग द कैरियर्स, number of collisions increases in the number of collisions among the carriers। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन के अमाउंट, नंबर ऑफ कोलिजन इसमें बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीजेस इन द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द कैरियर्स एंड वाइब्रेटिंग एटम्स ऑफ द कंडक्टर। हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ कोलिजन क्या होंगे, बढ़ेंगे बिटवीन द कैरियर्स। जो आपके जो चार्जेज हैं उनके बीच में रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है। टाउ मतलब आपका दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, ये डिक्रीज करेगा, जल्दी जल्दी कोलिजन करेगा। और जल्दी जल्दी कोलिजन करेगा किसमें, दो चार्ज कैरियर्स के बीच में। अगर आपका टाउ डिक्रीज करता है तो वहां से हमारी जो वीडी डिक्रीज करती है, ड्रिफ्ट स्पीड, और वीडी डिक्रीज करने से करंट डिक्रीज करती है, और करंट डिक्रीज करने से हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा
आर भी डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द कैरियर्स एंड द वाइब्रेटिंग एटम्स ऑफ द कंडक्टर, ये इंक्रीज करेगा रेट ऑफ कोलिजन। In a parallel plate capacitor of capacitance C, a metal sheet is inserted between the plates parallel to them. The thickness of the sheet is half the separation between the plates. The capacitance now becomes. अब देखो इसमें ऐसा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे है, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या किया, एक मेटल शीट इंसर्ट कर दी यहां पे। हमने इसमें एक मेटल शीट ऐसे इंसर्ट कर दी। अब वो मेटल शीट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं आपको। मान लो कि ये मेटल शीट है, मेटल शीट हमने इंसर्ट कर दी और वो मेटल शीट का सेपरेशन कितना है, वो इसे के सेपरेशन का हाफ है। तो मान लो कि वो मेटल शीट ऐसी है बेटा, आधे पर मेटल शीट हमने इंसर्ट कर दी इस तरीके से। आप इसको कहीं पर भी, इसके बीच में कहीं पर भी कर दो। अब बस केवल ये दिखता रहे इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ, इससे बस व्हाइट वाले लाइन से मैं इसको थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ, ये आपको दिखे क्लियरली। आप एकदम चिपका के उसको इंसर्ट करते हो तो ये मेटल शीट है, ये मेटल शीट। अच्छा, मेटल शीट की खासियत क्या होती है कि मेटल शीट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अब टोटल सेपरेशन आपका क्या हो गया भाई, पहले टोटल सेपरेशन डी था, तो अब इसका सेपरेशन हो गया d/2 और इसका भी सेपरेशन हो गया d/2। ये d/2 ये भी है, d/2 ये भी है। पहले इसका कैपेसिटेंस मान लो C नॉट, जब मेटल शीट नहीं डाली गई थी तो क्या होता, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जब इस पर हम लोगों ने मेटल शीट इंसर्ट कर दी तो नया कैपेसिटेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 में तो एयर है, प्लस अगले d/2 में आपका क्या है, के है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को ब्रेक कर लेते हैं, जितने में आपके पास अगर यहां पर के है, के की वैल्यू 1 मान लो, के की वैल्यू पहले भी 1 ही थी, अब यहां पर के की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं d/2 इंटू के की जगह पे 1 है और यहाँ पे d/2 इंटू इस वाले के को लिख लिया। अच्छा, के की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो भाई 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू ये टोटल क्या आ जाएगी, ये के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2, 2 ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2 सी नॉट। तो पहले इसका कैपेसिटेंस अगर सी है तो उस केस में अब क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, A and B are the 2 points on the uniform ring of resistance R. The angle ACB equal to theta and C is the center of the ring. The equivalent resistance between A and B. अब एज्यूम करो ऐसे कि आपके पास ये एक रिंग है, ऐसे ये एक रिंग है और इस रिंग का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें, इस रिंग का रेजिस्टेंस आर है, तो अगर हम एक चीज ये देखें और इस रिंग का मान लेते हैं कि इसका रेडियस है स्मॉल आर, तो अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम निकाल दें तो उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी होगी इस वायर की, 2 पाई आर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर क्वेश्चन में दिया है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। अब मान लो यहां से इस तरीके से हमने ये चीज कंस्ट्रक्ट की, ये वाला एंगल थीटा है और ये पॉइंट आपके नाम है ये ए, ये पॉइंट है आपका सी और ये पॉइंट है बी। तो ये एंगल थीटा है, तो आपका पूरा वायर दो लेंथ में टूट गया। ये एक लेंथ हो गई वायर की और एक लेंथ ये हो गई आपके वायर की, ये लेंथ हो गई वायर की, दो पार्ट्स में ये आपका वायर ऐसे टूट गया।
हम इस आर वाले लाइन को हटा देते हैं, यहाँ कंफ्यूज करेगा, इसमें हटा देते हैं। मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक। तो अब देखो, अगर ऐसा है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा। तो अब हम लोग ए बी और इधर मान लो कि इस पॉइंट को हम ऐसे बोल देते हैं, ये ए बी है और इसका लेंथ, हम इसके लेंथ को हम नाम दे देते हैं ऐसे कि ये लेंथ आपका है L1 और ये लेंथ मान लो आपका है L2। तो L1 लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस हम R1 बोलेंगे और इसका हम क्या बोलेंगे R2, ये R2 और इसको हम बोलेंगे R1। तो R1 रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू L1। अच्छा, L1 की वैल्यू, अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस R है, तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R थीटा। आपका आर्क लेंथ है और एंगल है, रेडियस पता है, तो आपका लेमडा इनटू क्या हो जाएगा, R थीटा। अच्छा, लेमडा की वैल्यू क्या है, R अपॉन 2 पाई स्मॉल r और R थीटा। तो हम लोग यहां से R1 की वैल्यू लिख लेंगे कितना, R थीटा अपॉन 2 पाई, ये R1 हो गया। सेम वैसे ही अगर हम इस R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L2 और लेमडा आपका क्या है, R अपॉन 2 पाई स्मॉल r और L2 क्या होगा इतने एंगल के लिए, तो क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा इंटू R। और यहां से अगर हम देखें तो R2 इक्वल टू R 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। अब बेटा ये R1 और ये R2 आपके पैरेलल में है, तो R1 पैरेलल R2, तो अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर हम इस R1 और इस R2 को यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके और इसके साथ काम करेंगे तो आप इसको चेक करिएगा, इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो फर्स्ट आंसर आ जाएगा R अपॉन 4। यहाँ पर बेटा पाई छूटा हुआ है, इसमें आपके पेपर में देख लें, पेपर में तो आपके पाई लिखा हुआ होगा, हाँ पेपर में आपके 4 अब R अपॉन 4 पाई स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा इंटू थीटा, ये हमारे टाइपिंग में यहाँ पर छूट गया है, ये तो ये यहाँ पर बेटा पाई होगा साथ में। ये वाला आंसर आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस आंसर को आपके पेपर में लिखा हुआ है ये आंसर। ये फर्स्ट पार्ट आपका है R अपॉन 4 पाई स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा इंटू थीटा। ये हमने जब इस पे टाइप करके इसको बनाया है तो उसमें वो पाई छूट गया है वो, तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, आप इसको चेक कर लेना, ये आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, in the network shown below the ring has the zero resistance, the equivalent resistance between the point A and B is। अब आप देखो कि एक नेटवर्क शोइंग द बिलो द रिंग हैज द जीरो रेजिस्टेंस, एक रिंग है ये पूरा रिंग, इसका रेजिस्टेंस जीरो है क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इस वायर से ही ऐसे जुड़े हुए हैं सारे के सारे रिंग। इसका मतलब जब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है तो उसका हर जगह पर पोटेंशियल भी सेम होगा। तो ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इन सबको मिला के एक जगह ले आके कनेक्ट कर दो, तो ये 3R, ये 3R और ये 3R तीनों के तीनों पैरेलल में होंगे और उसके बाद जो ये आएगा वो R इस तरह से सीरीज में आएगा और ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो B पॉइंट है और ये इसका सेंटर और इधर आपका पॉइंट है A, ये A, ये R और इसके और सेंटर के बीच में एक रेजिस्टेंस 3R का, दूसरा एक और रेजिस्टेंस 3R का और एक तीसरा और रेजिस्टेंस 3R का। तो 3R और 3R अगर पैरेलल में है तो ये इनका इक्विवेलेंट 3R, ये 3R और 3R पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R। R और ये R सीरीज में है
तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द ईएमएफ ऑफ अ सेल is E and its internal resistance is R. Its terminals are connected to a resistance R. The potential difference between the terminals is 1.6 volt for R equal to 4 ohm and 1.8 volt for R equal to 9 ohm. Then अब देखो कि एक आपके पास सेल है, तो सेल में ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये दो अननोन्स हैं। आप थोड़ा मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सोचो कि इसमें कितने अननोन्स हैं, सेल का ईएमएफ भी पूछा जा रहा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी। आपके क्वेश्चन में ई भी अननोन है और आर भी अननोन है, तो दो इक्वेशंस मिलनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो दो इक्वेशंस देखो, दो कंडीशन बनाई गई है, एक इतना वोल्ट फॉर इतना एंड इतना वोल्ट फॉर दिस, ये चीज बनाई गई है। तो बस इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा उसको ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपके पास एक बैटरी या एक सेल, इस सेल का ईएमएफ ई और उसका रेजिस्टेंस आर हमको नहीं पता है, और इसको हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया है। ये रेजिस्टेंस आपका आर है, ये सेल का ईएमएफ ई और इसका रेजिस्टेंस है आर। ये इसके टर्मिनल है, ये इसका टर्मिनल होता है बेटा ए बी। तो अब देखो इस ए बी के अक्रॉस अगर देखा जाए तो ये वाला आपका सेल और इस ए बी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस आर आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। तो जितना रेजिस्टेंस इस सेल, जितना वोल्टेज इस सेल और रेजिस्टेंस का कंबाइंड ए बी पर होगा, उतना ही इस रेजिस्टेंस का भी होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सपोज करो कि इसमें कोई करंट चल रही है आई। अब आई करंट जा रही है और इसकी वजह से इसमें आई आर का वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये वाली चीज इसके बराबर, मतलब ई माइनस आई आर इक्वल टू आई कैपिटल आर के बराबर होगा। अब हम केस 1 पे आ जाते हैं। पहला केस, ये तो आपने सर्किट का स्ट्रक्चर देख लिया। केस 1 बोला जा रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज 1.6 वोल्ट। भाई इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि ईएमएफ इस सेल के अक्रॉस ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट है। तो 1.6 वोल्ट तो इस आर के अक्रॉस भी होगा, और आर की वैल्यू दी गई है 4 ओम। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 इक्वल टू 4 इंटू इस केस में चलने वाली करंट I1। तो क्या हो जाएगा आपका I1 की वैल्यू 1.6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अच्छा, अब इस I1 को यूज करके हम AB का वोल्टेज इस सेल के अकॉर्डिंग लिखें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इक्वल टू ई माइनस I1 इंटू आर, और I1 की वैल्यू कितनी है 0.4, तो ई माइनस 0.4 इंटू आर। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई ई माइनस 0.4 आर इक्वल टू 1.6। पहली इक्वेशन हो गई, पहले केस से पहली इक्वेशन। दूसरा केस क्या है, केस 2 में आपका जो वोल्टेज है वो कितना है, 1.8 वोल्ट फॉर आर इक्वल टू 9 ओम। इसका मतलब आपका 1.8 वोल्ट होगा जब आर की वैल्यू 9 है। तो 9 इंटू करंट आपकी क्या है, मान लो I2। तो उस केस में हम I2 की बात करें तो 1.8 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे तो 0.2 एम्पियर होगा। अब अगर हम इसको इस बैटरी के सेल के ईएमएफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगा 1.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस I2R। और ई की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं पता है हमें, और I2 की वैल्यू कितनी है 0.2, और R की वैल्यू भी नहीं पता है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया दूसरा, ई माइनस 0.2R इक्वल टू 1.8। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो उस केस में आप देख लो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी। इस वाले इक्वेशन को भी यहाँ लिख लेते हैं, ई माइनस 0.4R इक्वल टू 1.6। ये इक्वेशन नंबर 1 अपनी हमने लिख ली। अब अगर हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, और ये 0.4R और 0.2R है ये। तो ये वैल्यू आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2R इक्वल टू 0.2। तो R की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। R की वैल्यू 1 ओम गई, और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे
तो ई की वैल्यू आप देख लो, आर की वैल्यू अगर 1 है तो ई माइनस 0.2 इंटू 1 इक्वल टू 1.8 है, तो इसको इधर सॉल्व कर सेट कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वोल्ट। तो ई की वैल्यू 2 वोल्ट और आर की वैल्यू कितनी है 1 ओम। तो आप देख लो आंसर कौन सा है, ई की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 1 ओम, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, a non-conducting ring of radius capital R has a charge Q distributed unevenly over it. If it rotates with an angular velocity omega, the equivalent current will be। तो आप समझ लो ऐसे एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग रिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो चार्ज जहां पर भी आप रख दो वो चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज रिंग के ऊपर मूव नहीं करेगा। अगर रिंग मूव करेगी तो चार्ज हमको मूव करता हुआ दिखेगा, वैसे चार्ज रेस्ट में रहेगा। ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस कितना दिया गया है बेटा, आर है दिया गया है, और इसके ऊपर हमने अनइवनली जगह जगह पर ऐसे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया ऐसे। और टोटल कितना अमाउंट है चार्ज का, क्यू है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि इस रिंग का ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट, और इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, रेडियस आर है, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से चला, मान लो t इक्वल टू 0 से चला, और वापस यहां पर आने में कितना समय लगेगा, वो उसका टाइम पीरियड होता है। एक चक्कर करने का टाइम पीरियड कितना होगा बेटा 2 पाई आर, मान लो इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 पाई आर। टोटल 2 पाई आर डिस्टेंस चलेगा, और किस स्पीड से चलेगा, मान लो v, क्योंकि इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की अपनी कुछ स्पीड होगी v, और वो किसके बराबर होती है, आर ओमेगा के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर ओमेगा, तो आर से आर कैंसिल, तो टाइम पीरियड आपका क्या हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। ये वाला रिजल्ट हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर आपको पता है कि कोई पार्टिकल ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो उस केस में उसका टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो आपका टाइम पीरियड मालूम हो गया। अच्छा इतने टाइम पीरियड में जो चार्ज है, ये सब पूरा का पूरा चार्ज, पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ये पूरा का पूरा पार्टिकल का चार्ज, कितना चार्ज यहां से पास हुआ होगा, ये पूरी रिंग उस पॉइंट से पास हुई होगी, इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज क्यू उस पॉइंट से पास हुआ होगा। इसका मतलब उस पॉइंट के सरफेस एरिया से कितना चार्ज पास हुआ, क्यू चार्ज पास हुआ। तो आई इक्वल टू चार्ज कितना पास हुआ क्यू, और कितना टाइम लगा टी। तो एवरेज करंट क्या होती है, चार्ज पास डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो कितना चार्ज पास हुआ क्यू, और कितना टाइम लगा क्यू अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। तो क्या हो जाएगा क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, आंसर नंबर 3। In a circuit shown above, the conductor XY is of negligible resistance, then अब देखो ये x और y जो आपके कंडक्टर हैं, ये XY यहां पर कनेक्टेड है, ये XY। तो इसमें क्या है, करंट विल फ्लो थ्रू XY इफ E1 इज नॉट इक्वल टू E2। अब इस बात को थोड़ा समझना बेटा, ये जो XY है, इस XY से चलने वाली करंट, इसको देख के बता सकते हैं कि इस करंट की वैल्यू होगी 0 एम्पियर। क्यों 0 होगी, क्योंकि इस रास्ते से जो करंट जाएगी उधर वापस आने के लिए कोई रिटर्निंग पाथ भी होना चाहिए। करंट तभी किसी रास्ते पर जाती है जब वहां से वापस आने का रिटर्निंग पाथ उसको होता है। जब तक रिटर्निंग पाथ नहीं होगा तब तक करंट उस रास्ते पे जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपका यहां से x से y जाने का रास्ता तो है, लेकिन फिर y से x आने के लिए, उधर से वापस आने के लिए कोई रास्ता आपके पास नहीं है, इसलिए इसकी करंट तो पहला एक लॉजिक है कि 0 हो गई। दूसरी चीज कि आप अगर समझो इस तरह से कि भाई मान लो सपोज करो कि इस वाले बैटरी की कुछ करंट है, जैसे इस बैटरी की अपनी कुछ करंट है, ये करंट ऐसे, इसकी करंट मान लो ऐसे चली, इस बैटरी से करंट चली अपनी I1, और ये I1 करंट यहाँ पे आ रही है, I1 यहाँ पे आई, और कुछ करंट इधर चली गई, मान लो I चली गई, तो इधर करंट कितनी हो गई I1 माइनस I। बेटा बैटरी अपना काम करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने, बैटरी की कंसेप्ट ही यही होता है कि जितना चार्ज वो सेंड करेगा उतना ही रिसीव करेगा वापस। तो अगर इसने I1 चार्ज सेंड किया तो इसको वापस I1 चार्ज रिसीव करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर चार्ज का कंजर्वेशन फुलफिल होगा।
भाई अगर मान लो इस वायर में कुछ करंट चली गई तो जाहिर सी बात है कि अब इस बैटरी पर रिटर्न में उतनी करंट नहीं आएगी। I1 करंट भेजा लेकिन I1 माइनस आई करंट रिसीव करेगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेम उसी तरह से इस वाली बैटरी के लिए भी अगर हम लॉजिक लगा के देखें तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब एक्स वाई में कोई करंट जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू एक्स वाई, किसी भी कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, a vertical wire carries a current upward, the magnetic field at a point due north of the wire is directed। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप क्या करो, एक अपने सामने ऐसे अपने फेस के सामने वाले साइड को आप डायरेक्शन को ईस्ट लो, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब आपकी करंट ऐसे जा रही, अपने सामने एक वायर एज्यूम करो जो करंट ऊपर ले जा रहा है। अब उसमें बोला जा रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू नॉर्थ ऑफ द वायर। भाई अगर ये वायर ऐसे है तो ड्यू नॉर्थ किधर होगा, इधर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन ये होगा। अब इस वायर में करंट ऐसे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस पॉइंट पर किधर बनेगी, पीछे की तरफ। अगर ये पॉइंट है तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, पीछे। ये आपका ईस्ट है तो ये क्या होगा, वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू वेस्ट। हाँ, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड इन द सीरीज। हमारे पास एन आइडेंटिकल सेल्स हैं जिन सबका ईएमएफ ई है और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हैं, ज्वाइंट इन द सीरीज। आउट ऑफ दीज एन सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। अब उस कैपिटल एन में से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो गलत तरीके से कनेक्ट हो गए, आई their terminals are connected in the reverse of the required for the series connection। सीरीज कनेक्शन में जैसे जोड़ना चाहिए वो टर्मिनल उसके पलट के कनेक्ट हो गए, सीरीज में ही है लेकिन टर्मिनल्स उनके उल्टे हो गए। और जितने कनेक्शंस हुए हैं, जो रजिस्टर जितने सेल्स हैं, उनकी वैल्यू टोटल वाली वैल्यू की हाफ की से भी कम है। मतलब हाफ से कम सेल्स ही, मान लो कि अगर आपके पास 15 ये 10 सेल्स थे टोटल, 10 में से 5 से कम ही सेल ऐसे हैं जिनका रॉन्ग कनेक्शन हुआ है। लेट ई नॉट बी द ईएमएफ ऑफ द रिजल्टिंग बैटरी एंड आर नॉट बी इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ई नॉट और आर नॉट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलो इस चीज को थोड़ा सा आप इस तरह से देखो, मैं आपको एन की जगह पर मैं केवल और केवल 6 सेल्स का कनेक्शन लेके काम करता हूं। मान लो कि 6 के 6 कनेक्शन ऐसे होते, ऐसे ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सेल, और इनको अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये एक नेट रेजिस्टेंस और नेट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। तो इसका ई नॉट आपका नेट रेजिस्टेंस ईएमएफ है और ये मान लो आर नॉट इसका नेट वो है ये। ठीक, अगर हमने ऐसे बात कर ली इसकी पूरे की जगह पर इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऐसे, ये कनेक्शन नहीं है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पॉइंट्स के बीच में, इन पॉइंट्स के बीच में हम इस पूरे को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबकी वैल्यू ई है। तो आप सबके सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, सब आर आर के हैं। तो भाई ई नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 ई होगा और आर नॉट की वैल्यू क्या होगा, 6 आर होगा, अगर सब सही से कनेक्ट हुए होते तब। लेकिन मान लो अब इसी में से हमने 2 सेल्स को क्या कर दिया, ऐसा होना चाहिए था, अब हम 2 सेल को उल्टा कनेक्ट कर दे रहे हैं। उल्टा कनेक्ट मतलब इसको हम पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हैं। पोलैरिटी कैसे चेंज करें, हम इसको देखो अब ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको हम इधर की पोलैरिटी छोटी कर दे रहे हैं और इसमें भी इधर की पोलैरिटी को हम छोटा कर दे रहे हैं और इधर वाले की पोलैरिटी बड़ी कर दे रहे हैं। हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया ऐसे और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसमें क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट देखा जाए तो ये वाली बैटरी इस वाली बैटरी से कैंसिल हो गई, ये वाली बैटरी इस वाली बैटरी से कैंसिल हो गई। अब अगर ऐसा हुआ तो अब आपका ई नॉट केवल बचा यही वाली बैटरी और यही वाली बैटरी या सेल तो सीरीज में कनेक्टेड है
अगर आपने दो बैटरी का केवल रिवर्स कनेक्शन किया तो उसने उसके जो सीरीज में जो सेम कनेक्शन वाले जो बैटरी थे, राइट कनेक्शन वाले थे, उन दो को भी और कैंसिल कर दिया, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ गया? 2E। अच्छा, आर नॉट की वैल्यू तो वही आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में ही कनेक्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब आपने दो बैटरी का रॉन्ग कनेक्शन किया तो टोटल बैटरी आपकी 6 थी, तो 6 में से अब रिजल्ट कितना बचा? दो ही बैटरी का बचा। मतलब 6 में से दो बैटरी जो रॉन्ग कनेक्शन की थी, तो वो दो ने अगले दो को भी खत्म किया, तो कुल मिला के आपके चार बैटरी का, चार सेल का ईएमएफ खत्म हो गया, केवल दो सेल का ही ईएमएफ बचा। तो क्या अगर आपके पास अगर एन सेल थे और एन में से स्मॉल एन रॉन्ग कनेक्शन हो गए, तो आपका जो ईएमएफ होगा, क्या हम ई नॉट बोल सकते हैं क्या? कैपिटल एन माइनस 2N। क्योंकि दो बैटरी का हमने रॉन्ग कनेक्शन किया था और इन दो बैटरी ने दो राइट कनेक्शन की बैटरी के ईएमएफ को खत्म कर दिया, तो वो अपने साथ जितना निगेटिव में है वो अपने साथ और दो बैटरी को कनेक्शन खत्म कर रही है। तो कुल मिला के कितना हो गया? N-2Ne। और आपका आर नॉट कितना हो गया? NR। रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ, ईएमएफ आपका डबल इस तरह से ड्रॉप हो जाता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, इस पर आप और सोचना, इस पर आप चार कनेक्शन, चार बैटरी ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, और उसमें से आप अपने मन से कोई दो बैटरी, तीन बैटरी को डिस्कनेक्ट ऐसे उल्टे कनेक्शन में कर दो। हाँ, बस ध्यान रखना कि आप जो बैटरी उल्टे कनेक्शन में कर रहे हो उनकी काउंटिंग टोटल बैटरी की काउंटिंग के हाफ से भी कम रहे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस पे करना और देखना हर बार ये फॉर्मूला फॉलो होगा, N-2N अप इनटू E। अब देखो क्या गया है अगला क्वेश्चन। टू लॉन्ग थिन वायर ABC एंड DEF आर अरेंज एज सोन, दे कैरी करंट I एज सोन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट O इज। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। भाई देखो, ये AB वायर जो है, ये AB वायर, इसकी करंट तो इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी, और DE वायर अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी। इसका मतलब इस वायर के करंट से हमसे कोई मतलब नहीं है, ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी, ये वायर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी। हाँ, अब जो EF वायर ऊपर जा रही है करंट इसमें, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर कहां होगा? बाहर की तरफ। ऐसे देखो, करंट ऊपर जा रही है, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द व्यूअर, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अच्छा, ये BC वायर में करंट नीचे जा रही है, तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर टूवर्ड्स द व्यूअर होगा। अब बेटा, ये अगर हम EF की बात करें, तो ये आपका सेमी लॉन्ग वायर है, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो इसकी वजह से यहां पर O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो म्यू नॉट आई अपॉन, वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, लेकिन अब यहां पर चूंकि सेमी लॉन्ग वायर है, आधा ही है इसमें, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। और यहां पर भी देखा जाए उसी डायरेक्शन में है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। अब ये दोनों के दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। हाँ, a conducting ring R is placed on the axis of a bar magnet M. The plane of the R ring is perpendicular to the axis, axis के perpendicular है, ये मान लो मैग्नेट है और ये रिंग ऐसे इसके perpendicular। M can move along this axis। अच्छा, ये M एक्सिस के along मूव कर सकता है, चाहे वो इधर मूव करे, चाहे वो इधर मूव करे। ठीक है, किसी भी तरीके से इधर मूव कर सकता है। अब देखो बेटा, अगर मान लो कि आपका M इधर मूव करेगा, ऐसे इधर मूव कर रहा है, अंदर जा रहा है, टुवर्ड्स द रिंग जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप का जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ का सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखना। लेंज लॉ ये केवल और केवल ये कहता है कि कॉज का अपोज करेंगे, इट अपोजेस द कॉज, इट अपोजेस द कॉज। कॉज, अब कॉज मतलब कारण, अपोज करना मतलब कारण को विरोध करेगा, उस कारण का अपोज करेगा।
भाई इस m का, जब हम इस m मैग्नेट को, चाहे वो कौन सा पोल है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नॉर्थ पोल है कि यहाँ पे साउथ पोल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका ये मैग्नेट अंदर जा रहा है, अब अंदर जाने की वजह से इसके एरिया में फ्लक्स में चेंज आया, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें ऐसी करंट इंड्यूस्ड होगी, वो डायरेक्शन भी आपको खोजने की जरूरत नहीं है, ऐसी करंट इंड्यूस्ड होगी जो इस मैग्नेट को अंदर आने से रोके, उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को अंदर आने से रोकेगी, तभी तो अपोज करेगा कॉज का। कॉज क्या है? करंट, ये मैग्नेट का अंदर आना, तो उसका अपोज क्या होगा? अंदर न आने देना। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात, इस पर ध्यान रख के काम करना है। तो आप देखो क्वेश्चन, आपका आंसर पढ़ो, एम विल रिपेल आर, एम जो है वो आर को रिपेल करेगा या आर रिपेल एम करेगा व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स आर। अगर ये आर की तरफ, एम जो है अगर आर की तरफ जाएगा तो आपको क्या करेगा? एम आर को रिपेल करेगा या आर एम को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो अंदर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसी करंट आएगी जो, अगर यहां पर इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होता और ये साउथ पोल होता, तो इसके ऐसी करंट बनती, इसमें ऐसी करंट इंड्यूस्ड होती कि यहां पर इस करंट कॉइल की वजह से यहां नॉर्थ पोल बनता और यहां साउथ पोल बनता। इसका मतलब अगर मैग्नेट टुवर्ड्स द रिंग आ रहा है तो रिंग पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा पोल्स क्रिएट होता जो उसको आने नहीं देगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा, एम विल रिपेल आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर, ये आंसर होगा। बाकी और भी पढ़ लेते हैं। एम विल अट्रैक्ट आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर, नहीं, वो तो अंदर आ रहा है, तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो उसको और अंदर आने लगेगा, मतलब कॉज का सपोर्ट करने लगा। कॉज का क्या है? अंदर आना, तो अपोज क्या होगा? उसको अंदर न आने देना, तो इसका मतलब उसको रिपेल करेंगे तो अंदर नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, अगर आप इसको बाहर ले जाते ऐसे, सपोज करो कि अगर हम इसको क्या करते, इस मैग्नेट को बाहर ले जाते, बाहर ले जाते, इसका मतलब मैग्नेट के बाहर जाने से इसमें ऐसी करंट इंड्यूस्ड होती जो इस मैग्नेट को बाहर जाने से रोकती। इसका मतलब अगर मैग्नेट इस क्वाइल से दूर जाता तो इस क्वाइल में, इस रिंग में ऐसी करंट इंड्यूस्ड होगी जो इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैग्नेट रिंग से अवे जाता तो उस केस में मैग्नेट पर अट्रैक्शन मिलता, और अगर मैग्नेट रिंग पर की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द रिंग, तो उस केस में मैग्नेट पर रिपल्सन मिल रहा है। तो एम विल रिपेल आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर, ये तो आपको सही दिख रहा है। एम विल अट्रैक्ट आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर, टुवर्ड्स आर है तो रिपेल करेगा। एम विल रिपेल आर व्हेन मूविंग टुवर्ड्स एज वेल एज अवे फ्रॉम द आर, नहीं, दोनों चीज नहीं। अगर अब टुवर्ड्स द रिंग है तो रिपल्सन, और अवे फ्रॉम द रिंग है तो अट्रैक्शन। एम विल अट्रैक्ट आर व्हेन इट मूविंग टुवर्ड्स एज वेल एज, ये भी गलत है, तो आपका आंसर क्या सही होगा? केवल फर्स्ट। अब देखो क्या है, टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग इक्वल करंट्स आर फिक्स्ड। जैसा अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमने दो चार्जेस की बात की थी, यहां पर हम लोगों ने दो करंट बीम की बात कर ली, एक प्रोटॉन की बीम है, एक इलेक्ट्रॉन की बीम है। आर फिक्स्ड एट द सेपरेशन डी, द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। P is a point on the line joining the beams at a distance x from any one beam. The magnetic field at P is B. If B is plotted against x, which of the following best represents the resulting curve? इस बात को आप ऐसे समझ लो, मान लो कि आपके पास ये एक बीम है, प्रोटॉन की बीम है ऐसे, और ये बेटा आपके इलेक्ट्रॉन की बीम है। अच्छा, अगर प्रोटॉन ऐसे जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसमें करंट ऐसे जा रही है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो हम कहेंगे तब भी करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट जाता है, करंट ऐसे जा रही है। और इसमें बोला जा रहा है कैरिंग इक्वल करंट्स, इसका मतलब प्रोटॉन के बीम और इलेक्ट्रॉन की बीम में इक्वल करंट्स है, तो दो वायर है, सेम करंट ऐसे जा रही है। अब क्या बोला जाता है? प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पी इज दैट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बीम। अच्छा, इनको ज्वाइन करने वाली एक बीम को हम एक लाइन बना दी है, पी पॉइंट। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये आपका मान लो वायर 1 है या बीम 1 है, इसको हम बीम 1 बोलते हैं,
प्रोटॉन की बीम को बीम 1 और इलेक्ट्रॉन की बीम को बीम 2 बोलते हैं, बीम 1 और ये क्या है, बीम 2। ठीक, तो बेटा अब इस बीम 1 की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो इस करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और इसमें भी करंट इधर जा रही है, जो इस मिडिल पॉइंट से जो राइट में बीम है इलेक्ट्रॉन की बीम, उसमें भी करंट ऊपर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगा। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो आपको चार ऑप्शन में से देख के सेकंड ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया कि भैया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना है, और सेंटर पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही खत्म हो गया। दूसरी चीज पर आते हैं, हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स के बराबर होता है। अगर x की वैल्यू जीरो के नजदीक तो ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पर जब होगा, मान लो कि यहां से आप x सेपरेशन पे यहाँ पे हो और इस पॉइंट पर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी किधर बनेगी, यहाँ पर इस करंट की वजह से अंदर की तरफ ज्यादा होगी, उस वाले से बाहर की तरफ कम होगी। तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव ले लो अगर, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को निगेटिव, तो बेटा आपका वायर इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर से यही वाला केस बनाएगी। और इस पर देखा जाए तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि ये पॉइंट इस वायर के नजदीक है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव होगा, और ये पॉइंट इसके वायर के नजदीक है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम इफेक्टिव होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, अ कंडक्टर PQ विथ PQ की बात बता दी गई है कि PQ जो है वो R वेक्टर के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कंडक्टर है भाई, ये वही वाली चीज, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, और ये बात बेटा हमेशा याद रखिएगा कि जो मोशनल ईएमएफ होता है, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव करा रहे हैं, v वेलोसिटी दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसकी b है, तो उसके, और ये आपका एक वेक्टर r है, PQ ऐसे हम लोगों ने बनाया है, PQ ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, ऐसे PQ R वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस तरह से काम मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ होता है आपका V क्रॉस B, क्योंकि चार्जेस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, तो वो Q V क्रॉस B, और यहाँ पर भी Q था तो Q से Q कैंसिल होता है तो V क्रॉस B आता है। इस वाले की प्रूविंग मैंने पिछला वाला जो टेस्ट था उसमें भी बताया था, आप इसको देख लो। मैं चलो इसकी प्रूविंग को थोड़ा सा हिंट कर ही दे रहा हूं फिर से एक बार। अब देखो जैसे इसको मूव कराते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होता है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है। अब इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लगता था, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था एफ ई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एफ ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसे क्यू ई, और एफ एम क्या है आपका, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, और वी क्रॉस बी ऐसे हमने इसका मॉड ले लिया। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल कर दिया, ई का मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो वी अपॉन इस वायर के को हमने क्या बोला, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में बोला है आर, तो वी अपॉन अगर हम मान लो केवल ऐसे बोल दें, इसको भी हम लेंथ आर बोल दें, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू तो हट गया था, क्या हो जाएगा आपका v क्रॉस b, ये ऐसे इसका मैग्नीट्यूड। अब ये मालूम है कि v क्रॉस b एक वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन एक वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो रिजल्ट आपका स्केलर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने यहीं पर इस v को क्या कर दिया, v क्रॉस b, और इसके साथ हमने ऐसे लगा दिया डॉट r, और ये बड़ा एक तरीके से बहुत सही तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट कर देता है। अच्छा, मान लो कि आपके पास जो आर है वो आर वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी बाहर की तरफ, तो आपका जो चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ। अच्छा, अगर कंडक्टर भी उसी डायरेक्शन में है
तो कंडक्टर का आर और V क्रॉस B सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब पूरे के पूरे लेंथ आपका इफेक्टिव लेंथ के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंडक्टर को इससे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो ऐसे, तो उस केस में इसकी जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ होगी उतने पर ही वोल्टेज बनेगा आपका वोल्टेज। अब वो उस केस में V क्रॉस B, डायरेक्शन आपका V क्रॉस B का इधर होगा बेटा। V क्रॉस B अगर ऐसे रॉड है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर होगी, इधर V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर, और R की डायरेक्शन अगर इधर है, ये R की डायरेक्शन, तो इनके बीच का एंगल डिसाइड करेगा कि कितना इस टर्मिनल पर वोल्टेज बनेगा। तो बेस्ट वे होता है रिप्रेजेंट करने का एक कंडक्टर के ईएमएफ को, कंडक्टर के इंड्यूस्ड ईएमएफ को जब मैग्नेटिक फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ऐसे इस वाले वेक्टर से रिप्रेजेंट करना एकदम बेस्ट वे होता है। इससे आप रिप्रेजेंट करो तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 28। हाँ, एन एसी सोर्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ E इक्वल टू E नॉट cos 100 पाई सेकेंड इनवर्स टी प्लस cos 500 पाई सेकेंड इनवर्स टी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो कि इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अब आप इस बात को थोड़ा सा बेटा, इस क्वेश्चन में जो वोल्टेज दिया है इस वोल्टेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये वोल्टेज कहीं ना कहीं दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज का कॉम्बिनेशन है। ये एक वोल्टेज है, ये एक अलग वोल्टेज है, दो वोल्टेज का एडिशन है, लेकिन जिसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी, एक में 50 है ओमेगा और एक में कितना है 500 है, एक 100 है और एक 500 है। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, और जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो उनको हम डायरेक्टली जोड़ या सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, हम उनके अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म में ही उनकी करंट को भी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा जो कैपेसिटर है और रजिस्टर है वो सीरीज में जुड़ा है, तो कैपेसिटर और रजिस्टर की वजह से जो इंपीडेंस बनेगा वो जेड, वो क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, अच्छा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखो कि पहले वाला, इसको मान लो मैंने बोल दिया ये ईएमएफ E1 और ये ईएमएफ E2 है, तो E1 की फ्रीक्वेंसी कम है, तो भाई अब ओमेगा की वैल्यू जब यहां पर कम रखोगे तो 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी, और 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब एक्सी ज्यादा होगा, और जब एक्सी ज्यादा होगा तो जेड ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो पहला वोल्टेज जब आर और सी पर अप्लाई किया जाएगा तो जो Z1 बनेगा, क्योंकि Z1 किससे बनेगा ओमेगा 1 से, और ओमेगा 1 आपका क्या है 100 पाई है। ठीक, तो उस केस में आपका जो Z1 होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा, और Z2 का मतलब जब आपने 500 पाई ओमेगा रखा तो उस केस में जब ये वैल्यू बढ़ाओगे आप तो 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपका इंपीडेंस कम होगा, तो Z1 ग्रेटर देन क्या होगा Z2। मतलब यही रजिस्टर कैपेसिटर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर दो अलग अलग एक्सी को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आपका एक्सी इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्सएल एंड एक्सी आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटीज, तो एक्सएल तो है ही नहीं केवल एक्सी, तो एक्सी आपका इस फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा होगा और इस फ्रीक्वेंसी पे कम होगा। जब एक्सी कम होगा इसके लिए तो उसका जाहिर सी बात है कि इंपीडेंस भी कम होगा, और जब इंपीडेंस कम होगा तो इस Z1 पर जो करंट होगी वो करंट ज्यादा होगी किससे आपकी, हाँ जब इंपीडेंस कम होगा तो उस केस में आपका जो, हाँ इंपीडेंस आपका जब ज्यादा होगा तो करंट आपकी क्या होगी कम होगी, किससे Z2 के इंपीडेंस की करंट से। तो बस इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करके उसके करस्पॉन्डिंग करंट को देखो यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस करस्पॉन्डिंग करंट के ये मैग्नीट्यूड्स बताए जा रहे हैं I1 एंड I2। तो I1 और I2 के बीच में आपसे रिलेशन पूछा गया है,
तो आपको मालूम है कि इस सप्लाई के लिए, इस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका एक्सी होगा वो ज्यादा होगा, तो जेड आपका ज्यादा होगा, जेड1 ज्यादा होगा इस वाले फ्रीक्वेंसी से, जेड2 से, तो उस केस में आपकी करंट I1 लेस देन क्या होगी, I2। अब 29, a AC source is rated 220 volt 50 hertz. The average voltage is calculated in a time interval of 0.01 second. तो टाइम इंटरवल जो 0.01 सेकंड दिया है ना बेटा, सबसे पहले आप इस फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड निकालो। अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको f इक्वल टू 50 हर्ट्ज, तो आप इसका टाइम पीरियड देखो कितना हो जाएगा, 1/50 और 1/50 0.02 सेकेंड। ठीक है, अब 0.02 सेकेंड की बात कर रहा है और आपको किस टाइम इंटरवल में बात करना है, 0.01 सेकेंड। इसका मतलब आपको कहां बात करना है, t/2 सेकेंड में बात करना है, 0.01 सेकेंड में बात करनी है। अब एसी सोर्स का वोल्टेज दिया गया है, एवरेज वोल्टेज इज कैलकुलेटेड इन द टाइम इंटरवल। अब भैया एसी सोर्स हमारा जो होता है वो इस तरह से होता है। अब अगर आप यहां से वोल्टेज का मेजरमेंट करते हो तो ये साइन का ग्राफ बनता है, अगर आप यहां से मेजर करते हो इसी को तो ये कॉस का ग्राफ होता है। आप अगर रैंडम किसी जगह से मेजर कर लो तो कोई भी आप ग्राफ एज्यूम कर लो। हमें मालूम है कि यहां से यहां तक इस साइकिल को कंप्लीट होने का टाइम है 0.02 सेकेंड, वन टाइम पीरियड। तो भाई अगर हम आधे टाइम तक कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वोल्टेज का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, तो आपको जो पहले ग्राफ बना है, ग्राफ के एरिया को देखो। भाई ये वाला एरिया तो आपका क्या है, पॉजिटिव है। इस तरह का ग्राफ है तो एवरेज वैल्यू तो आपको पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, तो लिखा है मस्ट बी जीरो, इसका मतलब मस्ट बी जीरो तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो एवरेज वैल्यू पॉजिटिव मिले। किसी भी कंडीशन में आपको अगर कुछ ऐसा मिल गया और मस्ट बी जीरो लिखा है, इसका मतलब मस्ट बी जीरो तो कभी नहीं होगा। कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा क्या है, मे बी जीरो, मे बी जीरो। अब देखो, मान लो कि आपका ये साइकिल यहां पर जाके कंप्लीट होगी, ये कॉस का ग्राफ है, कॉस भी तो हमारा एक साइनसॉइडल वोल्टेज है। तो यहां का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये पूरा टाइम आपका 0.02 सेकेंड है, तो हाफ टाइम पीरियड मतलब इतने पे देखो, और इतने तक अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो एरिया क्या होगा, आप देखो ये वाला एरिया पॉजिटिव में, तो ये वाला एरिया आपको निगेटिव में मिला, तो ये टोटल आपको चीज क्या मिल गई है, वैल्यू आपको जीरो मिल गई। अब वैल्यू जीरो, इसका मतलब जीरो आपकी आ रही है। ठीक है, इज नेवर जीरो, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया क्योंकि इस कंडीशन में तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। दूसरी चीज आप क्या है, मे बी जीरो, तो देखो इस कंडीशन में जीरो मिल रही है, इस कंडीशन में जीरो नहीं मिल रही है। अगर हम इस पे बात करें तो इसका टाइम पीरियड अगर हम इसको इस तरह से देखें तो इसका एक वेव हम कंप्लीट कर दें तो ये वेव यहां से शुरू हुई थी और यहाँ पे जाके कंप्लीट होगी, तो इतने टाइम को हम इसका क्या बोलेंगे, वन टाइम पीरियड। और वन टाइम पीरियड में आधे टाइम पर अगर हम देखें बेटा, तो आधे टाइम में तो ये वाली वैल्यू तो कुछ पॉजिटिव में है और ये वाली वैल्यू कुछ निगेटिव में है, और इनका एडिशन अगर करेंगे इन ग्राफ का, इस एरिया का, तो कुछ हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि नेवर जीरो, मस्ट बी जीरो, ये दोनों आंसर तो आपके गलत हो गए। और एवरेज वैल्यू कभी उसकी इसके बराबर नहीं होगी। एवरेज वैल्यू कोई भी साइनसॉइडल की जो चीजें होंगी, अगर आपका इस तरह से है, साइनसॉइडल क्वांटिटी है वोल्टेज या करंट, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू आपकी मिलती भी है, अगर हाफ साइकिल पे देखते हैं तो 2 × मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। तो ये वाली चीज आपकी जो आती है वो इससे मैच भी नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या होगा, मे बी जीरो। और किस केस को देख के हम बोल रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। हाँ, अगर कॉस का ग्राफ आपके पास है, वोल्टेज आपका Vm cos ओमेगा टी है और उसको हम जीरो से लेके 0.01 सेकेंड तक अगर उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर हमें जीरो मिलेगा। लेकिन हाँ, साइन में निकालेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा, तो मे बी जीरो इसका आंसर। 20, 30, which of the following plots may represent the reactance of the series RLC circuit। ठीक है, अब देखो बेटा, रिएक्टेंस को अगर हमें देखा जाए तो मैं थोड़ा सा इसका इस ग्राफ को बता भी देता हूं एक बार। हमें
जो रिएक्टेंस होता है वो या तो एक्सएल माइनस एक्सी देखो, या आप एक्सी माइनस एक्सएल देखो, कुछ भी देख सकते हो। एक्सएल का ग्राफ, एक्सएल का पहले ग्राफ देखा जाए तो एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, तो हम 2 पाई एल और साथ में एफ ऐसे लिख दिए। और ये देखो एक्सएल वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बना रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी। और अगर आप इधर एक्सएल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्सी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्सएल या एक्सी माइनस एक्सएल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक्सएल इससे बनेगा, इतने वाले पोर्शन से देखा जाए तो एक्सएल ऐसा बनेगा, ये एक्सएल होगा, ठीक है। एक्सी का ग्राफ अगर एक्सी देखा जाए तो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो 1 अपॉन 2 पाई सी ले लो और इधर बाहर एफ कर दो, 1 बाई एफ, तो एक्सी वाई इक्वल टू समथिंग अपॉन इनटू एक्स को अपॉन एक्स है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक्सी का ग्राफ तो इस तरह का बनना चाहिए, ये आपका एक्सी का ग्राफ है। अब एक्सी माइनस एक्सएल की बात करो या एक्सएल माइनस एक्सी की बात करो, तो अगर एक्सी माइनस एक्सएल देखा जाए तो आपको क्या मिल रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल, तो एक्सएल का ग्राफ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर ये एक्सएल है, ये ग्राफ एक्सएल है, तो माइनस एक्सएल का ग्राफ ये होगा, माइनस एक्सएल, ठीक है। अब इस एक्सी में माइनस एक्सएल अगर ऐड कर दें तो एडिशन देखो, अब इस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में हमें ये वाला ग्राफ ऐड कर दें, क्योंकि एक्सी में से एक्सएल सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैंने माइनस एक्सएल बना दिया, अब एक्सी में माइनस एक्सएल ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर जीरो वैल्यू है, यहाँ इनफाइनाइट, तो ग्राफ इनफाइनाइट से चलेगा, और इस पॉइंट पर कहीं आके ये वैल्यू जितना एक्सएल है उतना ही ये माइनस एक्सएल होगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जीरो से जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे होते हुए कहीं इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये आपका ग्राफ किसका है, एक्सी माइनस एक्सएल का। अच्छा, अगर कोई कहे कि नहीं हमको एक्सएल माइनस एक्सी का ग्राफ चाहिए, तो देखो एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल दोनों के दोनों रिएक्टेंस हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर तो मिल गया है कि हमारा जो ग्राफ है डी वाला पोर्शन, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। लेकिन लेकिन ये डी ग्राफ आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल को। तो एक्सी माइनस एक्सएल भी तो हमारा रिएक्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक्सएल माइनस एक्सी बनाना हो, तो आप अगर आपका ये एक्सी है तो माइनस एक्सी क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, माइनस एक्सी। अच्छा, इस एक्सएल में और माइनस एक्सी को ऐड करोगे तो आपका ये ग्राफ ऐसे जाके इधर से कुछ बनेगा, तो ये एक्सएल माइनस एक्सी होगा। तो अगर आपको ये ग्राफ भी कहीं दिया होता या ये ग्राफ कहीं दिया है, दोनों में से कोई भी ग्राफ आपके रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, स्पेशली अगर ये बोला जाए कि नहीं एक्सएल माइनस एक्सी कौन रिप्रेजेंट करेगा और एक्सी माइनस एक्सएल कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ आपका जो है वो एक्सी माइनस एक्सएल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला ग्रीन वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ये एक्सएल माइनस एक्सी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। An alternating current is given by I equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t. The RMS current is given by। अच्छा, पहले हम इस अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें। I1 cos ओमेगा t को पहले हम साइन के फॉर्म में लिख लें, तो I1 cos को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री प्लस I2 साइन ओमेगा टी। अब बेटा हमारे पास जो ये करंट्स हैं, क्योंकि इनके पास फेज है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है हम लोग उसको एक एज ए वेक्टर एज्यूम करके ही कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास I1 जो है वो 90 डिग्री के फेज पे है, ऐसे I1, और ये I1 बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका I1 है, और I2 आपका 0 डिग्री के फेज पे है, तो ये आपका I2। तो अगर इनका रिजल्टेंट देखा जाए तो वेक्टर एडिशन देखा जाएगा बेटा, तो वेक्टर एडिशन जो दो 90 डिग्री के फेज पर हैं, तो ये आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। अब क्या बोला जा रहा है, द आरएमएस करंट इज गिवन बाय, तो आरएमएस ये तो मैक्सिमम, क्योंकि I1 और I2 हमने मैक्सिमम लिया था, पीक वैल्यू ली थी, तो ये भी इसका क्या है, रिजल्टेंट की पीक वैल्यू है। अब इस रिजल्टेंट की आरएमएस वैल्यू लेनी है, तो इसमें क्या कर दें, डिवाइड बाय रूट 2 कर दें,
तो हमारे पास देखो इन दोनों पूरे को एक साथ रूट में ले लेंगे तो आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एन अल्टरनेटिंग करंट हैविंग अ पीक वैल्यू ऑफ, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू कितनी है 14 एम्पियर। इसका मतलब आई नॉट की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 14 एम्पियर, इज यूज टू हीट अ मेटल वायर। मैक्सिमम करंट है 14 एम्पियर और उसको यूज किया जा रहा है मेटल वायर को हीट करने के लिए। द टू प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट द कांस्टेंट करंट आई कैन बी यूज्ड वेयर आई इज। अब देखो जब आरएमएस वैल्यू का कंसेप्ट समझाया जाता है तो आरएमएस वैल्यू का कंसेप्ट वही कहता है कि मान लो कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आपने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, मान लो कि ये 220 वोल्ट की एसी सप्लाई है, इससे कुछ करंट जा रही है और इसमें कुछ हीट जनरेट होगी और हीट मान लो डेवलप हुई इसमें H1 और ये किसके बराबर होगी, मान लो कि इसकी कुछ करंट होगी समथिंग, अभी उस करंट के बारे में हम नहीं मालूम है कितनी करंट है, वो करंट का स्क्वायर इनटू इस एलिमेंट के रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो अब अगर, और ये कौन सी सप्लाई दी गई है डीसी, तो जितना हीट इस एसी ने प्रोड्यूस किया, जितने करंट पर, आपको देखो जितने करंट पे प्रोड्यूस किया, सेम उतना ही हीट अगर यही एलिमेंट दोबारा एक डीसी से कनेक्ट किया जाए, डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके, और ये देखो कि कितने अमाउंट की करंट इस डीसी सप्लाई की, कितने अमाउंट की करंट इस सेम एलिमेंट में उतना ही हीट जनरेट कर दे, तो इस करंट को ही हम इस वाले सप्लाई की करंट की आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। यही इसकी क्या होती है, आरएमएस वैल्यू। मतलब जितना हीटिंग इफेक्ट ये दे रहा है, एसी सप्लाई एक वेरिएबल करंट दे रहा है, सेम उतना ही हीटिंग इफेक्ट ये एक कांस्टेंट सप्लाई की करंट दे दे, उतने ही समय में दे दे, तो जो कांस्टेंट करंट का मैग्नीट्यूड आएगा वही इस करंट की, इस वेरिएबल करंट, अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब आपसे पूछा वही जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, टू प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट, एक करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता है हमें, तो कहा जा रहा है कि जितना ये करंट हीटिंग इफेक्ट देगा उतना ही हीटिंग इफेक्ट कोई दूसरी करंट भी कांस्टेंट वैल्यू का दे रहा है, तो उस कांस्टेंट करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो कांस्टेंट करंट कुछ नहीं है, वो इसकी आरएमएस करंट ही तो है। तो इसका मतलब आई आरएमएस निकालना है, और आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट की वैल्यू है 14 और रूट टू की वैल्यू 1.414, और नियरली अबाउट ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अबाउट एम्पियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। A constant current of 2.8 ampere exists in the resistor. The RMS current is constant current of 2.8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर की कांस्टेंट करंट है। ये कांस्टेंट अगर करंट होती है तो उसकी चाहे तुम एवरेज निकालो, चाहे उसकी आरएमएस वैल्यू निकालो, चाहे उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करो, कांस्टेंट करंट की एवरेज आरएमएस मैक्सिमम सब सेम होता है और वो उसकी कांस्टेंट करंट की वैल्यू के बराबर ही होता है। इसीलिए हम लोग जब डीसी सप्लाई पढ़ते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़े थे, तो वहां पर कभी भी हम लोग एवरेज वैल्यू या आरएमएस करंट या मैक्सिमम करंट का जिक्र नहीं करते थे, क्योंकि वहां करंट कांस्टेंट थी। और जब एसी पढ़ते हैं तो वहां पर करंट की वैल्यू बदलती है, तो इसलिए उसमें हम वहां पर हमें एवरेज आरएमएस मैक्सिमम कंसेप्ट डेवलप करना पड़ता है। जब आपकी कांस्टेंट करंट 2.8 एम्पियर की है, तो अगर इसमें कोई पूछे कि द आरएमएस करंट इज, तो आरएमएस करंट भी कितनी होगी 2.8 एम्पियर होगी। अगर कोई पूछे इसकी मैक्सिमम करंट कितनी है, तब भी 2.8 एम्पियर होगी। कोई पूछे इसकी एवरेज करंट कितनी है, तब भी 2.8 एम्पियर ही होगी। तो इसकी आरएमएस करंट की बात करें, चाहे एवरेज करंट की बात करें, चाहे मैक्सिमम करंट की बात करें, इन सब में इसकी वैल्यू 2.8 एम्पियर ही होगी। क्वेश्चन नंबर 34, इन एन सिंगल फेज एसी सर्किट सप्लाई वोल्टेज इज V इक्वल टू 220 रूट 2 sin 100 pi t. The value of voltage at 1 upon 200 second after passing through zero value and decreases there afterwards. तो सबसे पहले जो वोल्टेज है ना, इस वोल्टेज का एक ग्राफ बनाओ, वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा। ये हमारा टाइम, ये वोल्टेज, वोल्टेज का ग्राफ ये होगा।
साइनोसॉइडल वोल्टेज है तो इसका ग्राफ भी होगा। ठीक, अब बोला क्या जा रहा है कि आपको इतने टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट 1/200 सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू जीरो वैल्यू एंड डिक्रीजेस देयर आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर t इक्वल टू 1/200 सेकेंड। अच्छा, t इक्वल टू 1/200 सेकेंड को थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या लिखा गया है। 1/200 सेकेंड मतलब 1/2 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड लिखा गया है, और 1/2 की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड लिखा गया है, और या इसको हम 0.005 सेकेंड भी बोल सकते हैं इस टाइम को। और आप इस सप्लाई के फ्रीक्वेंसी को देखो, ये इसके ओमेगा की वैल्यू 100 पाई टी है, इसका मतलब इसके ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा करोगे तो ये आ जाएगा 1/50 और 0.02 सेकेंड। इसका मतलब इस सप्लाई का टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड, और हमको कितने सेकेंड पर इस वोल्टेज की वैल्यू को पता करनी है, 0.005 सेकेंड। इसका मतलब ये टाइम कुछ और नहीं है, ये कैपिटल ये टोटल टाइम पीरियड का 1/4 है। इसमें 4 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसका मतलब जितने टाइम पर आपको वोल्टेज चाहिए वो टाइम आपके टोटल टाइम पीरियड का 1/4 है। ठीक है, और लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि इस टाइम की काउंटिंग कहां से करनी है। इस टाइम पर हमको इतने टाइम पर वोल्टेज चाहिए। अगर ये बात आगे कुछ नहीं बोली गई होती कि आफ्टर पासिंग थ्रू जीरो वैल्यू एंड डिक्रीजेस देयर आफ्टरवर्ड्स, तो आप यहीं से t/4 आगे बढ़ते तो आपका ये टोटल टाइम पीरियड आपका t, तो ये क्या होगा t/2, तो ये क्या होता है t/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती 220√2 क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब अगर आप यहां से t/4 आगे बढ़ते तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती, इस टाइम पर आपको ये वैल्यू मिल रही है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कहां से, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर पासिंग थ्रू जीरो वैल्यू एंड डिक्रीजेस देयर आफ्टरवर्ड्स। एक टाइम पीरियड में पूरा ग्राफ 2 बार जीरो होता है, एक यहां और एक यहां, तो यहां से आगे बढ़ने पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहां के आगे बढ़ने पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमको इस वाले जीरो से अपना वो टाइम काउंट करना है, हमको ये वाला टाइम काउंट करना है, लेकिन इस वाले जीरो से पासिंग थ्रू जीरो वैल्यू। बेटा आप देखो एक साइकिल में 2 बार आपको जीरो मिल रहा है कि यहां भी जीरो एक बार यहां भी जीरो, लेकिन हमको इस वाले जीरो से आगे बढ़ने पर वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इस वैल्यू से आगे बढ़ने पर वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब हमको इस वाले जीरो से आगे जाना है कितना t/4, तो इस वाले जीरो से आगे आप चले जाओ t/4 मतलब आप इस पूरे साइकिल इस हाफ साइकिल का आधा चले जाओ। तो जब यहां जाओगे तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, इस पे पॉजिटिव था, अब कितना मिलेगा -220√2 वोल्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -220√2 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन। Question number 25. In a series RLC circuit, the nature of the circuit will be if the frequency of the supply is less than the resonant frequency. सीरीज RLC सर्किट है, इसका मतलब इसमें R भी लगा है, इसमें L भी है और इसमें आपका C भी है। तो इस पूरे सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, Z इक्वल टू, मान लो ये R है, ये L है, ये C है, इंपीडेंस क्या होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हमें मालूम होता है कि अगर XL की वैल्यू XC से बड़ी है तो सर्किट ऐसा होता है इंडक्टिव। अगर आपका XC लेस देन XC, अगर आपका ग्रेटर देन XL है, XC ग्रेटर देन XL होगा तो सर्किट कैपेसिटिव होगी। अगर XC और XL इक्वल होंगे तो सर्किट प्योरली रजिस्टिव होगा। ठीक है, ये बात हमको पता है। अब हम थोड़ा सा बस XC और XL को ऐसे लिखते हैं, XL और यहां पर मैंने लिख दिया XC। अच्छा, XL इक्वल टू क्या होगा ओमेगा L, XC इक्वल टू 1/ओमेगा C।
अच्छा, अगर आप रेजोनेंस पर बात करो, जब आपका ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो जाए, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट कर दो, तो एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैंने आपसे क्या बोला है कि द नेचर ऑफ द सर्किट विल बी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज लेस देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, भाई अगर आज का मतलब है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट से छोटी है, हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से छोटी है, मतलब हमारा ओमेगा जो है ओमेगा नॉट से छोटा है। भैया जब अब यहां पर आप इस ओमेगा नॉट के जगह पर ओमेगा रखोगे, ये वाली छोटी वाली वैल्यू, तो ओमेगा एल, और ये वाली वैल्यू ओमेगा सी। तो अब अगर ये वाली वैल्यू छोटी है तो एक्सएल, अभी ओमेगा नॉट पर एक्सएल और वन ये एक्सी इक्वल थे, लेकिन ओमेगा नॉट से छोटा कर दो, अगर इस वैल्यू को छोटा कर दो और ये वैल्यू भी छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है कि अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बढ़ जाएगी, इसका मतलब एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज्यादा होगी। और अगर आपने इंपीडेंस का कर्व अभी मैंने बनाया था, उस वाले कर्व को भी आप देख लोगे, तब भी आपको रिजल्ट वही मिल रहा है। तो अगर आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी है तो आपका सर्किट हमेशा कैपेसिटिव नेचर का होगा, क्योंकि एक्सी बड़ा होगा हमेशा। और अभी जो मैंने ये ग्राफ बनाया था इधर, इस वाले को देखो, ये वाले पे जहां पर एक्सएल एक्सी आपस में बराबर होते हैं, जहां पर यहां पर एक्सएल एक्सी बराबर, इसीलिए आपका रिएक्टेंस देखो इस लाइन पर, इस फ्रीक्वेंसी पर आपका रिएक्टेंस, चाहे इस वाली लाइन को देखो चाहे इस वाली लाइन को देखो, यहां पर दोनों जीरो पे जा रहा है, इसका मतलब यही हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट या एफ नॉट होती है। अच्छा, अब देखो इस वाले को एक्सी माइनस एक्सएल, तो देखो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वाली लाइन बड़ी है, एक्सी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, और इसके इधर आपका ये छोटा है ये। तो फ्रीक्वेंसी जब आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इस बात को याद रखना, इस पर खूब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट है तो सर्किट का नेचर प्योरली आर होगा, अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट तो सर्किट कैसा होगा, आर एल टाइप। आर एल टाइप मतलब इंडक्टिव। अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है तो सर्किट आपका आरसी टाइप। आरसी टाइप मतलब कैपेसिटिव। आर एल टाइप को इंडक्टिव टाइप भी बोलते हैं और आरसी टाइप को कैपेसिटिव टाइप भी बोलते हैं। तो अगर आपके फ्रीक्वेंसी इस तरह से वेरी कर, तो फ्रीक्वेंसी का बस केवल वैल्यू देख के हम सर्किट के नेचर को भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन सब डिस्कस कर लिए। हाँ, इसमें किसी को भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन की चीजें हैं, तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस चीजों को पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं इस पर। ठीक है, थैंक यू।